अरे यार, नसीब ही खराब है। कल टॉपिक बोलो, कल का टॉपिक कल आए थे। टॉपिक बोलो कल का। ट्रांसफर ट्रांसवर्स वेव, और इसमें फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में रिलेशन भी हुआ था। v इज इक्वल टू एन ओल्टा हुआ था। और फिर आप लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था v बराबर अंडर रूट p अपॉन पाई r स्क्वायर। नहीं, उससे पहले उन्होंने क्या बात चलती है उसके लिए चलती क्या है? मतलब अगर फ्लेक्सिबल बॉडी है, जैसे वायर हो गया, तार, तार के लिए फार्मूला क्या बताए थे? साउंड के लिए अंडर रूट p बाई m, याद नहीं है ना? और अगर कोई वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु है, इलास्टिक बॉडी है, तो इलास्टिक बॉडी में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी इसका फार्मूला अंडर रूट ईटा अपॉन डी। याद ही नहीं है? मतलब एक बार भी घर जाके नोट्स नहीं खोलती है, काबिले तारीफ है। अच्छा, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड में। तो ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वैक्यूम लिख सकते हैं? वैक्यूम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? निर्वात, निर्वात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे भैया, निर्वात में तो ध्वनि तरंगें चलती नहीं है, आवाज नहीं समझ आ रही? अभी आएगी ना, अब सही है। तो निर्वात में कोई माध्यम तो होता नहीं है, और कल बताया था कि बिना माध्यम के ध्वनि तरंगें चलती नहीं है। तो निर्वात में इसलिए ध्वनि तरंगें प्रवाहित नहीं होंगी। वायु एक माध्यम है, और वायु में चलने वाली ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें होती है? अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वो तरंग के चलने की डायरेक्शन के किस तरफ मूवमेंट करते हैं, कैसे वाइब्रेट करते हैं? कोई नाम नहीं है क्या ऐसे? किसने? हमने बोला था अगर वो ट्रांसवर्स वेव है, अगर वो अनुप्रस्थ तरंग है, तो ट्रांसवर्स वेव या फिर अनुप्रस्थ तरंग के लिए कण के जो कंपन होंगे, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होंगे, वो वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होगा कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेव, तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। किसमें? अनुदैर्घ्य तरंग में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। अनुदैर्घ्य तरंगें किसमें उत्पन्न होती है? ठोस, द्रव, गैस सभी में उत्पन्न होती है। और अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में। जल की सतह पर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंगें। जल के भीतर अनुदैर्घ्य तरंगें, जिनको आप पढ़ते हो समुद्र में ज्वार भाटा उठते ना, वो कौन सी तरंगें हैं? वो अनुदैर्घ्य नहीं, उनको बोलना है ऊपर वाली। और जब बड़े टाइड्स उठते हैं, ज्वार भाटा बड़े उठते हैं,
तो वहां पे पानी नीचे से उठता है, तो वहां पे तरंगे जो बनेंगी वो कौन सी होंगी? अनुदैर्ध्य हो जाएंगी। आगे ध्यान देना, माध्यम के अनुसार जैसे जैसे माध्यम आप सॉलिड की ओर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ध्रुव की चाल बढ़ती जाएगी। सबसे कम ध्रुव की चाल किसमें होगी? ठोस, द्रव, गैस में, तीनों मीडियम में ध्रुव की चाल सबसे कम किस मीडियम में होगी? गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे दूर दूर होते हैं। सबसे पास पास पार्टिकल किस मीडियम के होते हैं? सॉलिड के, ठोस के। तो ठोस में ध्रुव की चाल सबसे ज्यादा होगी, है ना? और ठोस में भी आप बताइए, सॉलिड में भी कोई ऐसा बताइए मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा हो। अब आप तो ऐसे बोलोगे कि सर सॉलिड में सबसे ज्यादा सॉलिड तो मेटल्स होते हैं, है ना? नहीं, हीरा भैया मेटल नहीं होता है। हीरा क्या है? कार्बन है, पढ़ा है ना? अब वो बाकी बातें बाद में होंगी कि कार्बन से कैसे हीरा बनता है, वो अलग की बात है, इसको नहीं आप लोग करेंगे। तो सबसे कम ध्वनि की चाल किसमें होगी? एयर में होगी। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होगी? तो आप कहोगे सर सॉलिड में होगी, ठोस में होगी। और ठोस में भी जैसे पीतल होता है, पीतल, ब्रास, इसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। कभी आपने नहीं भैया, तांबा तो कॉपर होता है। हम कॉपर की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? क्या गोल गोल घुमाने वाले? कहाँ पर? नहीं, अब उसको हमने ठीक से अच्छे देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया, तो उसके बारे में नहीं बता सकते। ब्रास की बात कर लो, पीतल की बात कर लो, तो पीतल काफी ज्यादा सॉलिड होता है, इसमें ध्वनि की चाल काफी ज्यादा होगी, लगभग सबसे ज्यादा। कभी आपने सोचा है, कभी आपके दिमाग में बात गई है मंदिर का घंटा पीतल का ही क्यों होता है? तो लोहे का चाल तो नहीं बजेगा, वैसे नहीं बजेगा। स्कूल का घंटा पीतल का क्यों होता है? नहीं, काफी दूर तक साउंड सुनाई पड़े। मंदिरों में घंटे भी पीतल के इसलिए होते हैं ताकि जब घंटियां बजना स्टार्ट हो तो लोग सुन ले कि हाँ मंदिर में आरती स्टार्ट हो गई। समझे? और कोई लॉजिक नहीं होगा। क्या तांबा इसमें घन के केस में नहीं यूज करेंगे। तांबा तो तब यूज करेंगे जब आपको डक्टिलिटी पढ़ना हो, हिंदी में तन्यता पढ़ना हो। तन्यता मतलब जिसको हम लंबाई में अधिक से अधिक खींच सके। तो लंबाई में सबसे अधिक खींचने की जो क्षमता होती है वो तो गोल्ड में होती है, यानी गोल्ड को जितना अधिक लंबा खींच सकते हो या गोल्ड के जितने पतले तार खींच सकते हो उतने पतले तार किसी भी मेटल के नहीं खींच सकते। इसीलिए आप देखिए ज्वेलरी 1-2 ग्राम की बन जाती है, बड़ी अच्छी सी, है ना? आप लोहे की बना के देखिए, बनेगा ही नहीं, टूट जाएगा, फट जाएगा। सोने का तार देखिए, आप हो सकता कहो 4-5 ग्राम सोने में इतने लंबे तार खींच देंगे ना, तो पूरा आपका शर्ट बहुत तैयार हो जाए। तो अगर डक्टिलिटी की बात होगी, तन्यता की बात होगी, हाँ, और मेलेबिलिटी की बात होगी, मेलेबिलिटी यानी जिसको हम पीट सके अधिक से अधिक। आप देखते हो ना जैसे मिठाई में जो सिल्वर वर्क लगता है,
है ना। और कुछ मिठाइयों में गोल्ड वर्क लगता है ना। तो देखो कितना कितना ज्यादा वो पतला होता है। अगर आप उसको उंगली से उठाने का प्रयास करें तब भी नहीं उठा सकते उसको, इतना हल्का होता है। अब सोचिए उसको बनाते कैसे हैं फिर। किसमें रख के पीटते हैं? अच्छा, अब आश्चर्य की बात एक बताते हैं। आप लोग जैसे व्रत होता है तो बहुत सारे लोग व्रत में मिठाई खाते हैं, है ना। बहुत लोग यूज करते हैं। जैसे उनको लगता है कि जैसे वो मिल्क विल्क वाली जो बनती है, दूध वाली मिठाई, उसको लोग व्रत में यूज करते है ना। यूज करते नहीं करते? या फिर आप मंदिरों में यूज करते हैं, ऐसा तो कह सकते हो ना। तो उनमें वो भी मिठाई भगवान में यूज कर लेते हैं जिसमें चांदी वर्क लगा होता है। अब आप मुझे बताना क्या वो कहां तक सच है। वो जो मिठाई में लगा हुआ चांदी वर्क है वो चमड़े के अंदर रख के पीट पीट के बनाया गया है। अब चमड़ा भी किसका होता है? सुअर का होता है। अच्छा, आप सबसे बड़ी चीज सुअर का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब पिटाई होती है ना, छोटा सा इतना बड़ा सिल्वर का टुकड़ा रखेंगे अंदर, जैसे आपकी ये कॉपी होती है ऐसी कॉपी होती है, उसमें ऐसे पन्ने रूप में सब चमड़े लगे होते हैं। तो छोटा सा टुकड़ा यहाँ रखेंगे, ऐसे बंद करेंगे, फिर रखेंगे, फिर बंद करें, फिर रखेंगे, ऐसे बंद कर देंगे, फिर हथौड़ी लेके पीटना शुरू। और इतना पीटते हैं कि वो बिल्कुल कागज से भी पतला हो जाता है। अब सोचिए, आप किसी में रख के इतना ज्यादा पीटेंगे तो फट नहीं जाएगा वो, लेकिन सुअर की जो स्किन होती है इतनी मजबूत होती है कि वो नहीं फटती। क्या बनाओगे? मीट खा लो भैया बना के। हाँ। किसमें? इन्होंने कहा, अब इनकी बात को जरा समझने का प्रयास करना। इन्होंने कहा जब चांदी को रख के उसमें हम पीटते हैं तो चमड़े के कुछ पार्टिकल भी चांदी में आ जाने चाहिए। अगर पीटने से उस चमड़े के पार्टिकल निकलते टूट टूट के तो फटता नहीं वो, यानी इतना ज्यादा हार्ड होता है कि उसके पार्टिकल तक नहीं निकलते। क्या करें, रख देंगे तो? नहीं, छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको पीटना स्टार्ट करोगे तो कागज जैसे है, कागज का जो वह तो कागज होता नहीं है, वो स्किन होती है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण हर तरफ से वो सिल्वर पर प्रेशर अप्लाई करता है, तो किधर भी वो भाग के निकल नहीं पाता है, वो उसी से बना रहता है। क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने से प्रेशर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। नहीं नहीं भैया, इसीलिए तो उस स्किन को यूज करते हैं कि ना फटे। नहीं तो हम दूसरे भी जानवर की स्किन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को क्यों करते हैं? नहीं, वो फट जाएगी, इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे वो मिठाई कहाँ तक कितनी अच्छी है, आप सोच सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, जो लोग अगर आज की डेट में कहें कि हम प्योर वेजिटेरियन है, भूल जाइए, कोई नहीं है। इनडायरेक्टली हर कोई यूज कर रहा है। जो दवा खाता है, दवाओं में तो भर भर के कीड़े मकोड़ों की जब दवाएं बनी हुई है। क्या देखो, इन्होंने कहा भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो भगवान क्या है, वो जो आप दे रहे हो उस चीज के भूखे नहीं है, वो आपके भाव के भूखे हैं। आप किस भाव से उनको दे रहे हो? आप तो ये दिमाग में रख के दे रहे हो उनको कि हम बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन दे रहे हैं, है ना। अब प्रसाद में आप किसी को मिट्टी उठाकर दे दो, जो उसको प्रसाद मानेगा वो तो खा लेगा,
जो नहीं मानेगा वो मिट्टी समझ के फेंक देगा। तो बस भाव की बात होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है मालूम है किसी को? शायद हमने कल बताया भी था आपको, है ना? ये हो गई सबसे कम, इससे कम नहीं हो सकती। अगर हम बात करें ठोस में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, सॉलिड में ध्वनि की चाल क्या होती है? भाई सॉलिड अलग अलग तरह के होते हैं ना, सभी सॉलिड में ध्वनि की चाल अलग अलग होगी। तो हम सबसे मैक्सिमम बात कर रहे हैं, ये लगभग का लगा दिया साइन, लगभग मैक्सिमम लिख रहे हैं, ठीक है? 5000 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम, इससे ऊपर थोड़ा बहुत किसी में और हो सकता है, बाकी ये मैक्सिमम है। तो याद रखना मैक्सिमम लगभग 5000 के आसपास साउंड की स्पीड होगी सॉलिड में, सबसे कम 332 मीटर पर सेकंड। इसके बीच में जितने पदार्थ आएंगे सब इसके बीच में इसकी स्पीड होगी। और दूसरी चीज, लाइट की स्पीड कल बताया था आपने ना, कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से चलता है। और लाइट इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ती है। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं लाइट के, उनको फोटान बोलते हैं या फिर क्वांटा बोलते हैं। और हर एक फोटान की जो एनर्जी होती है कितनी होती है? h न्यू होती है। फोटान की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू होती है। न्यू क्या है? उस फोटान की फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। और h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है। अभी ये और एक्सप्लेन करेंगे फोटान की एनर्जी को, बस अभी इतना बता दिया, याद रखिएगा फोटान की एनर्जी h न्यू होती है। और कल आपने फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू एल लेमडा, और अगर मान लीजिए टाइम पीरियड होगा तो v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी हो जाएगा। इसके आइए 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा फिर उसके बाद करते हैं, बोले ना? नहीं, फोटान की एनर्जी ऐसी होती है कभी नहीं खत्म। जितनी फोटान की होगी वो अगले फोटान की, अगले तीसरे फोटान की, ऐसे ही सबकी डिस्ट्रीब्यूट रहती है। और फोटान जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पार्टिकल होता है, इसलिए कभी वो खत्म नहीं है। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट को बीच से काट दो, क्या उसके पोल अलग अलग हो जाएंगे? छोटा से छोटा पार्टिकल भी एक खुद का मैग्नेट होता है, तो वैसे फोटान भी, इसकी एनर्जी खत्म नहीं होती। इंटेंसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो। तीव्रता, तीव्रता और आवृत्ति में अंतर होता है, कुछ तो नहीं जानते होंगे ना तीव्रता और आवृत्ति में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन है, किसी माध्यम में तरंग की चाल 960 मीटर पर सेकंड है। 960 मीटर पर सेकंड की स्पीड है किसकी? तरंग की, वेव की। स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम कितनी दी गई है?
960 मीटर पर सेकंड। बोला गया है कि अगर मान लो मीडियम के किसी एक पॉइंट से 1 मिनट में 3600 वेव पास हो रही हो, 1 मिनट में किसी पॉइंट से 3600 वेव तरंगे गुजर रही हो, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी। क्या क्या दिया है, स्पीड ऑफ वेव दी है, तरंग की चाल कितनी है, और क्या दिया था, प्रति मिनट कितनी तरंगें गुजर रही थी, पर मिनट पासिंग वेव इन मीडियम कितनी है 3600 वेव गुजर रही है 1 मिनट में ना। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड होती है। तो आपको मालूम करना है 1 सेकंड में कितनी वेव पास होंगी। तो आपको यहां से क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तरंग की आवृत्ति, यानी क्या, प्रति सेकंड में कितनी वेव पास होंगी। तो यहाँ 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो 60 इधर आ जाएगा और 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, तो 60 हर्ट्ज। चाहे हर्ट्ज लिखिए या लिखिए प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतनी वेव पास होंगी। हमसे ये तो नहीं पूछा है ना, क्या पूछा है, उन तरंगों की, उन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी। हमें क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है मीन्स एम, स्पीड दी है v, लैम्डा निकालना है। फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसको भैया 1 मिनट में इतनी वेव है, 1 सेकंड में कितनी होंगी, कम होंगी कि ज्यादा हो जाएगी, तो फिर कम के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सी चीज, हाँ बोलो, महसूस कराएंगे, बोलो बोलो, यही वाली चीज। अगर हम बोल दें तुम 1 मिनट में 2 रोटियां खा रहे हो, तो आप बताओ 1 सेकंड में कितनी खाओगे। 1 मिनट में 2 रोटियां खा रहे थे, तो 1 सेकंड में कितनी खाओगे। बस यही चीज महसूस करना था ना, महसूस हो गया, ठीक है। तो बताइए यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, v बाई एन होगा। v कितना है और n कितना है, 60 हो गया। डिवाइड कर लोगे कितना आएगा, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या लिखो, भैया वेवलेंथ एक डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। इन चीजों को ध्यान रखिए, किसकी क्या यूनिट होगी, यूनिट में फंसोगे तो फिर तो नीट जई बहुत दूर की चीज हो जाएगी, फिर इनमें नहीं फंसना इन चीजों में। आज 11 है ना, 14 का एनडीए का एग्जाम है। आप लोगों में से किसी ने भरा नहीं होगा ना, किसी ने फॉर्म अप्लाई किया क्या, एनडीए कोई नहीं अप्लाई किया।
क्यों नहीं करते हो? जो 12th जिनका हो चुका उनकी बात कर रहे हैं। सबसे कम उम्र में, सबसे कम एज में एक बेहतरीन जॉब पाने के लिए बस यही एक रास्ता है, एमबीए। आप सोचिए जरा, आप कल्पना करिए, अगर आप 18-19 साल की एज में आपको ऑफिसर रैंक की जॉब मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। इतनी कम एज में आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आप जाओगे, बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर इसमें जाते हो तो आपको कहां कहां प्रमोशन मिलेगा आपको खुद नहीं पता है। जिस समय यहाँ पे लोग रेलवे, पुलिस, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उस एज में आप किसी बड़ी बटालियन को आप कमांड कर रहे होंगे, कमांडेंट की पोस्ट पे जाएंगे। मुश्किल से 20-22 साल, 23-24 साल की एज में कमांडिंग करोगे आप, बहुत बड़ी चीज होती है। और ऐसा नहीं है कि आप बस पूरे जीवन भर उसी पोस्ट पे बने रहोगे, वही काम करना हो, ऐसा नहीं है। वहां भी विभागीय परीक्षाएं होती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। मान लो आपको रॉ में जाना है, रॉ का नाम सुना है ना? ठीक है, फुल फॉर्म नहीं पूछा था। रॉ में क्या है, जल्दी से इंटरनेशनल में जाने के लिए जो आर्मी के होते हैं उन्हीं को अपॉइंट करते हैं। जितने एनएसजी कमांडो जैसे बनते हैं, मेन वहीं से बनते हैं। मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट वाले जो ऑफिसर होते हैं सेना के, वहीं से बनते हैं। एयरफोर्स में पायलट बनना है तो वहीं से जाना है। आप सोचो कि अगर आपका सपना हो कि मुझे हवाई जहाज उड़ाना है, लेकिन पैसा नहीं है आपके पास, तो एक ही रास्ता है, एनडीए। बिना पैसे खर्च किए आप प्लेन भी आपको उड़ाने को मिलेगा, और वो भी छोटा मोटा प्लेन नहीं, करोड़ों का प्लेन। राफेल, सुखोई, जो भी उड़ाओ, ऐसा उड़ाओ कि उसको पतंग बना दो। कभी पास से देखा है आपने? पास से देखोगे ना, छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। ये कमरा कुछ नहीं है, कमरा के 2 गुना लगभग, और बहुत ज्यादा ही हो जाए, और चौड़ाई और ज्यादा। और उसमें बैठते कितने लोग? 2 लोग बैठते आगे, और इतने भारी भरकम प्लेन को, पूरे जहाज को, जो पूरे गोला बारूद से भरा होता है पूरा, उसको ऐसा उड़ाते हैं कि उसके आगे ऐसा लगता है कि कागज से कोई तिनका हो, ऐसा उड़ता है आसमान में। अरे देखते पूरा ऐसे, फिर ऐसे। हाँ भैया, अब तुम ना ऐसे घूम जाओ, समझ गए? और इनका सवाल है कि आपने क्यों नहीं निकाला? हमने निकाला था, और 2012 में निकला था। 2012 में ही हमने सीआरपीएफ एसआई का निकाला था। सीआरपीएफ एसआई में सबसे अच्छा, अभी बताएंगे तो आप हंसोगे, ऐसा भी होता था क्या उस समय? जब गए थे सीआरपीएफ एसआई में, रिटन एग्जाम हो गया था, फिजिकल था। फिजिकल में बोला गया था दौड़ना है। दौड़ कैसे हुई थी पता है? हम लोग गेट पर सबको बिठा दिया गया था, हम लोग गेट पे बैठे हुए थे। एक कांस्टेबल आया साइकिल से, और आ करके बोला, कहा फॉलो मी, मतलब कहा मेरे पीछे पीछे आपको चले आना है। वो बढ़िया आराम से मस्ती साइकिल चला रहा है, हम लोग धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चले गए, रेस हो गई। नहीं, कुछ नहीं, रिश्वतखोरी अब ज्यादा, उस समय बहुत कम थी। ठीक है, फिर उसके बाद घंटे भर बिठाया गया। फिर उसके बाद हाइट वाइट नापी गई, हाइट वाइट सब हो गई। मेडिकल होना था, मेडिकल हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसमें नहीं गए थे।
नहीं तो आज 2012, आज 25। प्रमोशन इस समय कमांडिंग पोस्ट पे होते, 10 साल में प्रमोशन हो जाता है। 2012 में एनडीए का हुआ था, एनडीए हमारा दूसरी बार में क्वालिफाई हुआ था। फिर उसके बाद एसएसबी होती है। एसएसबी जानते हो कितने दिन की होती है? अब 5 दिन की होती है, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक होता है मंकी क्रॉलिंग होती है, नाम शायद सुना हो, है? हाँ, मंकी क्रॉलिंग में होता है कि 2 पोल ऐसे गड़े होते हैं, उस पे एक वायर बना होता है, लटक के ऐसे चलना होता है उस पर। हाँ, तो 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस मिलते हैं। उसको करना था, बड़ी मुश्किल में नहीं कर पा रहे थे, कभी किया नहीं था। अब जैसे चलना स्टार्ट किया, थोड़ा तो चले, लेकिन अब आदत है, नीचे देखा, डर बैठ गया, अरे बाप इतना ऊंचाई पे चल रहे हैं, हम गिर जाएंगे। तो वैसे हाथों में कंपन शुरू हो जाए, हाथ कांपने लगे, और हाथ कांपने लगे, फिर आगे बढ़ने की हिम्मत ना, थोड़ी देर वहीं वहीं पे लटके रहे, फिर छूट जाए, गिर जाए नीचे। ऐसे फिर तीसरी बार में एक था, सैनिक था, उसी ने सपोर्ट करके हमको जबरदस्ती आगे तक ले गया, पास हो गए। मेडिकल में बाहर हो गया फैसला। मेडिकल में हमारे पैर के दोनों घुटने इसमें ज्वाइंट हो जा रहे थे। नॉक नहीं बोलते, ऐसा नहीं है, दौड़ लेते भी ऐसा नहीं है, पता नहीं, नहीं नहीं, अब नहीं होते, पहले होते अब नहीं होते, अब पता नहीं कैसे सही हो गया। हाँ, अभी भी एक कमी है, पता नहीं क्या पैरों में, जब कभी ऐसे खड़े होते, किसी किसी देखो पैर पीछे कर्व शेप में हो जाते हैं, तो अब ऐसे हमारे हो जाते हैं। नहीं, जैसे खड़े ऐसे ऐसे, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट है, अब ये पैर ऐसे, ये इससे घूम गया ना कर्व शेप, ऐसे हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत चेकिंग होती, बहुत एक एक चीजें चेक होती थी। नहीं तो लेकिन है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन प्रयास करिए, ऐसा नहीं है, जाने का एक रास्ता नहीं है, कई सारे रास्ते हैं। आप एनडीए से नहीं पहुंच पाते, सीडीएस से जाइए। सीडीएस भी होता ना ग्रेजुएशन के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने मैथ नहीं पढ़ा, हम कैसे एनडीए बीट करें? आप सीडीएस एग्जाम दो ना। और एनडीए अब तो आर्ट वालों के लिए भी खुल गया है, वो भी भरे। जैसे एयरफोर्स का एग्जाम होता है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों होते हैं, इसमें हाँ उसमें नहीं जा पाएंगे। अरे लेकिन सेना में तो पहुंच जाओगे आप, ठीक है। क्या बताने जाए तो भूल गए। हाँ, ग्रेजुएशन से सीडीएस से पहुंच सकते हो, वहां पे तो अर्थमेटिक आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है, ये सब आता है। और एनडीए में मैथ भर भर के आती है, पूरा एक पेपर ही मैथ का होता है। इसमें डिफरेंस, काफी डिफरेंस, कभी बताएंगे, काफी लंबा प्रोसेस होता है इसका, है? अच्छा सुनो, अब तुम्हारी चीज को थोड़ा सा हम एक हिंट देके समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो किसी को कोई तैयारी कर रहा है एसआई की, कोई एसआई बनता है पेपर दे के, और कोई प्रमोशन से बनता है एसआई बनता है, पावर किसकी ज्यादा होगी? जो पेपर दे के डायरेक्ट एसआई बना है, उसकी पावर ज्यादा होगी। अब बहुत सारे डबल स्टार वालों को देखते होंगे घूमते, लेकिन उनकी औकात बस उतनी रहती पुलिस वालों की होती। लेकिन वही जो नया रंगरूट जिसने पेपर दे के डायरेक्ट एसआई बना है, उसकी पावर ज्यादा होती है। अरे वो डायरेक्ट एसआई बना है, उसकी प्रमोशन अभी होगी, डीएसपी एसपी तक होगी। अगर छोटी उम्र में आप बन जाते हो, एसआई एसआई बन जाते हो आप, मान लो 20 22 25 साल तक बन जाते हो, तो आप आराम से डीएसपी रैंक तक पहुंच जाओगे। रिटायरमेंट होते होते बन जाओगे डीएसपी आप, बढ़िया अच्छे, जिसको सीओ बोलते हैं ना, सीओ सर्किल ऑफिस। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और करने का प्रयास करना है। बोला है एक हॉस्पिटल है, ठीक है। अभी क्वेश्चन के अंदर से इसमें तो एक आंसर पूछा है, हम आपसे 2-3 आंसर पूछेंगे। पहले हिंदी में सुनो, फिर बाद में कोई दिक्कत हो बता देना। एक अस्पताल में ऊतक, ऊतक जानते हो, बायोलॉजी में नाम सुना है। ऊतक क्या होता है इंग्लिश में, क्या टिश्यूज, जो टिश्यू होते हैं उनको ऊतक बोलते हैं। तो अस्पताल में ऊतकों में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, अगर मान लो कहीं पर बॉडी में टिश्यूज में ट्यूमर हो गया आपको, तो उसका पता लगाने के लिए पराश्रव्य स्कैनर का प्रयोग करते हैं। पराश्रव्य मतलब, पराश्रव्य का मतलब जैसे वेव होती, तो एक पराश्रव्य वेव भी होती ना, तरंगे होती है। एक्सरे नहीं, गामा रे भी नहीं। अच्छा, अभी आपको मालूम होगा, हम मिनिमम जो वेव को सुन पाते हो कौन सी वेव होती है? वो श्रव्य तरंगे होती है। इंग्लिश में क्या वो बोलते हैं? ऑडिबल साउंड, ऑडिबल वेव। और जो जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, बहुत होती, जिनको नहीं सुन सकते, उनको कौन सी बोलते हैं? हाँ, इनऑडिबल बोलेंगे, यानी उनको अश्रव्य। और सबसे ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिनको उनको भी आप नहीं सुन सकते, पराश्रव्य बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। जैसे कोई जब विमान चलता है, फाइटर प्लेन चलता है, तो पीछे जो वेव छोड़ता है ना, अल्ट्रासोनिक वेव होती है। जब कोई समंदर में जहाज चलता है, तो नीचे देखते हो पानी का बहुत बड़ा गवंडक छोड़ता है, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव में आती है। उसमें कोई अगर पड़ जाए, छोटी मोटी नाव हो, तो बचेगी नहीं, डूब जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ी वो एडी वेव बनाती है। एडी वेव भंवर धाराएं, भंवर धाराएं मतलब भंवर धाराएं, नाम सुना है आपने? पानी में से भंवर बन जाती है, जैसे उनको एडी वेव बोलते हैं। यहाँ बोला गया है कि बॉडी में अगर ट्यूमर है, तो इसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक स्कैनर का प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। अच्छा, कैसे पता चल जाता है उससे? पराश्रव्य तरंगों को आपकी बॉडी में छोड़ेंगे और जहां ट्यूमर होगा वहां पे टकरा के लौटाएंगे, तो मालूम हो जाएगा। तो बोला गया उस ऊतक में ध्वनि में तरंग दैर्घ्य कितनी है, यानी उस टिश्यूज में साउंड की वेवलेंथ कितनी होगी, जिसमें स्पीड ऑफ साउंड 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकंड में इतने किलोमीटर की स्पीड है साउंड की। तो जिसमें इतनी स्पीड होगी, उस वेव की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी। और स्कैनर की जो प्रचालन आवृत्ति है, प्रचालन आवृत्ति का मतलब जो एक्टिवेट फ्रीक्वेंसी है, 4.2 मेगाहर्ट्ज है। आपसे पूछा है लेमडा, निकाल लोगे सिंपल वी एन लेमडा, फार्मूला मालूम है ना? लेमडा इक्वल टू वी कितना है, इसको चेंज करना है, किलोमीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? कर दीजिए, अपॉन में एन फ्रीक्वेंसी, मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में लाना है, क्या करोगे? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। याद रखना मेगाहर्ट्ज को, चलिए कुल मिला के आप ये दिमाग में रखो, मेगा शब्द को हटाना हो तो 10 की पावर 6। मिलियन नाम सुना है? 1 मिलियन का मतलब कितना? 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? बस 10 की पावर 6। तो मिलियन यानी मेगा कितना? 10 की पावर 6।
उसको हटाने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट से पॉइंट समाप्त कर दोगे, ये 3 जीरो कटेंगे या 3 पावर कैंसिल हो जाएगी। लैम्डा इक्वल टू 17/42, 10 की पावर 3 ऊपर भेज दो, कितना होगा? होगा। अब इसको सॉल्व करना है, कर पाओगे? सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 4 10 टू पावर -4। सॉल्व करके इसको देखना है आता है कि नहीं आता। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर वहां तो 10 की पावर -3 थी, आप 4 कैसे हो गई? इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 0.4 10 टू पावर -3, पॉइंट हटाएंगे तो पावर यहाँ माइनस में बढ़ जाएगी। जल्दी करिए थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, इनको कराने की आवश्यकता नहीं है, कर लोगे आराम से ऐसे क्वेश्चन। अब डालिए हेडिंग प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्रगामी आवर्त तरंगे। हेडिंग डाल दो प्रगामी आवर्त तरंगे, यानी कि क्या? प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। जिसने पढ़ा है कोई बता दे, प्रगामी तरंगे किसे कहते हैं? जो भी आपको पता हो टूटा फूटा बताइए। जो 12th पढ़ रहे होंगे, जो 11th पढ़ चुके उनको पता होगा। प्रगामी और अप्रगामी तरंगे नहीं पता। सरल आवर्त गति पढ़ा है? तो सरल आवर्त गति में जो तरंगे उत्पन्न होंगी वही हमारी प्रगामी तरंगे भी होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ध्यान देना, सिंपल पीरियोडिक प्रोग्रेसिव वेव या इनको हार्मोनिक वेव भी बोलते हैं। हमने पीरियोडिक लिखा है, हार्मोनिक वेव भी कह सकते हैं इसको। तो ध्यान देना, यहाँ पे होती क्या है, अगर मान लीजिए किसी मीडियम की बात की जाए, किसी मीडियम में अगर मान लीजिए कोई प्रगामी तरंग अगर संचरित हो रही है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल होंगे सभी पार्टिकल एक साथ कंपन करने चाहिए, सभी पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करने चाहिए, लेकिन उनके जो कंपन की जो फेज होगी, कला होगी, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर बदलती जाएगी। जैसे वेव आपको मालूम है, ऐसे बताया था सिंपल हार्मोनिक पे मुश्किल में। तो यहाँ देखो एक पार्टिकल मान लो चला, ये फेज में चला, और जब अगली फेज आएगी तो ये चेंज हो जाएगी, इसकी फेज चेंज हो जाएगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती हुई चली जाएगी।
तो आप याद रखोगे प्रगामी तरंग कौन सी होती है? एसएचएम। एसएचएम करते पार्टिकल की जो वेव होगी कौन सी होगी? प्रगामी तरंग होगी। अब बताइए एसएचएम करते कण के लिए इक्वेशन क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट का? नहीं मालूम? विस्थापन का समीकरण यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या पढ़ा था आपने? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी तब है जब पार्टिकल इस तरह से कंप्लीट करता हुआ चला जाएगा और यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 मिलेगा। फेज का मतलब मान लीजिए अगर यहाँ कहीं पे पूछे यहाँ पार्टिकल आ जाए तो जैसे ही इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा, इधर जहाँ पे पॉइंट मीन पोजीशन को वेव कट करती है, इसके आगे बढ़ जाए या पीछे हो जाए कहीं पर भी हो, तो अगर इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है और पूछा जाए इस कंडीशन में इसका फेज क्या होगा, तो यहाँ जितना ये एंगल आगे बढ़ गई ना, इसमें कोई वेव एंगल बना लेगी। उस एंगल को ही बोलते हैं फेज, बोलते हैं फेज लैग बोलते हैं, यानी कला बोलते हैं। कला का मतलब किस एंगल पे वो मूव कर रही होगी वेव। अगर आपसे कहें इफ फेज लैग्स, लेग्स नहीं बोलना, लैग्स LAG होता है, यानी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, कला पश्चता बोलते हैं। कला पश्चता यानी कितना कला में पीछे चल रही है, पश्चता का मतलब पीछे। इफ फेज लैग्स फाई, हमने फाई लेट कर लिया, इन एक्स डिस्टेंस, अगर कोई वेव एक्स डिस्टेंस चलती है और चलने पर उसको फेज लैग्स फाई मिलता है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा ए साइन ओमेगा टी। अगर ये आगे दिख रहा है आपको तो +5/2 और पीछे पॉइंट पे पूछता -5 हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो गया +5 हो गया। फाई क्या है? फेज डिफरेंस या फेज लैग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो फेज लैग्स होता है फाई, ध्यान रखना ये इसका फार्मूला होता है 2π/λ इंटू एक्स। एक्स क्या है? जितना डिस्टेंस चलने पर वेव को फेज लैग्स फाई मिला है वो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस होगी। अगर ये हमारा 2π/λ कांस्टेंट है, के मान लेते हैं इसको, तो फाई इज इक्वल टू kx हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे के हमने किसको माना है? 2π/λ को माना है। लेमडा क्या है? एक्स डिस्टेंस चलने पर इस वेव ने कितना वेवलेंथ ट्रेवल किया है, कितना कवर किया है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस kx हो जाएगा। फाई के प्लेस पे हमने रख दिया है फाई kx। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम वैल्यू रख दें, भैया ये सब जो इक्वेशन बन रही ना, ये किसकी है? प्रोग्रेसिव वेव की है, प्रगामी तरंगों की समीकरणें हैं। एग्जाम में, हाँ, एग्जाम में कोई भी फॉर्म दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है ये फॉर्म दे दे, हो सकता है ये इक्वेशन दे दे, कोई भी दे दे। इसमें आपको ओमेगा और के की वैल्यू हर कंडीशन पे आपको मालूम होनी चाहिए। ओमेगा की वैल्यू आपको पहले से मालूम है, 2π/T होता है ना? और के की वैल्यू क्या है? 2π/λ, अभी बताया था ऊपर। y इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा की प्लेस पे 2 पाई अपॉन टी, के प्लेस पे 2 पाई अपॉन लेमडा। कुछ कॉमन है इसमें? 2 पाई कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स बाई, भैया एक ये इक्वेशन हो गया। अच्छा आप थोड़ा इसमें और जान लो, ये जो इक्वेशन दिख रही है y, चाहे इसको ले ले, चाहे इसको ले ले, चाहे इसको, किसी भी इक्वेशन को ले ले, अगर यहां हमने प्लस में लिखा है फेज लेग्स को, तो याद रखना ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ये वेव चल रही होगी। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी एक्स एक्सिस की तो यहां माइनस हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, याद रहेगा। उल्टा होगा, इतना ध्यान रखना, याद करने के लिए तरीका है। प्लस है तो निगेटिव डायरेक्शन में होगी एक्स एक्सिस की तरफ। अच्छा अगर यही ये जो y इज इक्वल टू लिखा है यही होता x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो y एक्सिस पर चल रही होती। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हो गया सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का फार्मूला। और भी बना सकते हो, आपको मालूम है अच्छा आपको मालूम है v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है? तो यहां से 1/t की वैल्यू क्या होगी? 1/t की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा को इधर ले आओ तो v बाई लैम्डा इक्वल टू 1/t होगा, बनेगा। यहाँ 1/T है ना, स्मॉल टी को बाहर कर दो, 1/T मिलेगा, और 1/T की वैल्यू क्या रख देंगे? v बाई लैम्डा रख दो। तो स्मॉल टी हमने बाहर कर दिया, और 1/T के प्लेस पे क्या रखेंगे? v अपॉन लैम्डा, और इंटू क्या है? स्मॉल टी प्लस एक्स बाई, यहां देखते लैम्डा भी कॉमन हो जाएगा ना, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में वीटी प्लस, भैया ये भी इक्वेशन बन गया प्रगामी तरंग का। देखो कितनी कितनी तरह से बनते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आ जाता है, इक्वेशन दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें कौन सी इक्वेशन प्रगामी तरंग की है, कौन सी प्रोग्रेसिव वेव की है। तो पहचानोगे तब फिर सभी फॉर्म पता होंगे, पता नहीं कौन सा फॉर्म लिख दिया जाए। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये सरल आवर्त प्रगामी तरंग है। के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t होगी, याद रखिएगा। इतना करने के बाद भाई हम लोग इसको बंद कर दो, बस आज के लिए इतना ही रहेगा।